आशा और हताशा, उम्मीद और निराशा, ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं कि जिन्हें व्याकरण के अनुसार आप हिंदी अर्थ तलाशेंगे। ये हमारी जीस्त यानी जिंदगी के अलग अलग ध्रुव हैं, जिसके भीतर, जिसकी मुंडेर पर हम हिंडोले खाते रहते हैं, घूमते और टटोलते रहते हैं। लेकिन देश, अगर हिंदी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्दों में कहूँ तो सिर्फ कागज पर बना एक नक्शा तो होता नहीं, देश बनता है हमसे और आपसे। तो देश की भी अपनी उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर आता है। हम बात करेंगे इसी नाउम्मीद और उम्मीदी के दौर पर कि कैसे हम इस देश को, जो सिर्फ एक नक्शा नहीं है, हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक दस्तावेज है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप का किताबों से जुड़ा सबसे चमकीला सेगमेंट किताब वाला। अब किताबी बातें भी आ गया है, उसको भी देखते रहिएगा। बहरहाल, आज किताब वाला में आज की किताब है बिटवीन होप एंड डिस्पेयर 100 एथिकल रिफ्लेक्शंस ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये ब्लूमसबरी पब्लिकेशन ने इसे छापा है। इस किताब की भूमिका ऐसे समझिए कि जैसे भर्तृहरि के, जो कि हमारे इतिहास के एक बड़े लेखक रहे हैं, उनके जैसे नीति शतक संवाद थे, ऐसे ही इसमें 100 अलग अलग इश्यूज़ के बारे में बात की गई है। मसलन आप प्रेम कैसे करें इस ऐसे दौर में जब प्रेम को एक अलग नज़रों से देखा जा रहा हो, भारत का संविधान ज़रूरी क्यों है, सेकुलरिज्म पर कोर्ट क्या गलती कर रही हैं, बाकायदा इसमें एक चैप्टर है। इसके अलावा कैसे हम अपनी ड्यूटीज़ और अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एथिकल डायलेमा जो हमारे भीतर आते हैं, जो हमें नैतिक द्वंद्व आता है, उसकी बात इस किताब में है। तो आपको एक नागरिक बनाने को, आपको एक व्यक्ति से एक नागरिक बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो उस किताब इसकी बात करती है। इसे लिखा है प्रोफेसर राजीव भार्गव ने। प्रोफेसर राजीव भार्गव दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं। 25 बरस तक उन्होंने जेएनयू में अध्यापन किया है। वे सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी से भी जुड़े रहे हैं। ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ाई करके आए हैं और आज हमारे साथ किताबवाला में है। स्वागत है प्रोफेसर आपका। थैंक यू सो मच। इस किताब को ब्लूमसबरी पब्लिकेशन ने छापा है। कीमत है 699 रुपये। सबसे पहले सवाल पर, आपने 40 साल में सिर्फ 5 आर्टिकल लिखे और उसके बाद आप लगातार वीकली आपका कॉलम आता रहा, पहले संडे में आता रहा। क्या आपको रोक रहा था रोज लिखने से या आम आदमी की भाषा में लिखने से? झिझक थी कि मैं क्या वीकली या फोर्टनाइटली डेडलाइन को मीट कर पाऊंगा कि नहीं। और जिस भाषा में मैं इजी फील करता था वो एक एकेडमिक लैंग्वेज थी, उसको क्या मैं सबकी भाषा बना पाऊंगा कि नहीं। तो इन दोनों की वजह से मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था और बड़ी मुश्किल से लोगों के बहुत दबाव के बाद मैंने 4-5 आर्टिकल लिखे थे, जैसे आपने बोला। लेकिन 2015-16 के अंदर मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि आपने पढ़ाना तो फॉर्मली छोड़ दिया है, लेकिन अब आप अगर सिर्फ एकेडमिक्स के लिए लिखते रहेंगे तो जिस तरह से आप पढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे, वो हम उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं उससे काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और जब हिंदू के कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप लिखिए, तो मैंने सोचा कि जो आम जनता में, हमारी मिडिल क्लास में और हमारे छात्रों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स के, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे सेकुलरिज्म, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, टॉलरेंस, इन सब के बारे में जो समझ होनी चाहिए वो शायद नहीं है। और ऐसे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें जो कि मॉरल और एथिकल इम्पोर्ट जो है, उसकी जो महत्वपूर्णता है, वो इसमें काफ़ी है। तो अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, तो फिर हमारा मॉरल डायरेक्शन भी ठीक नहीं रहेगा। हमारा एथिकल जो एक विजन है वो भी ढीली पड़ जाएगी। और वो दिख ही रहा है हम लोगों को आजकल, अच्छे बुरे, सही गलत, इसका ज्ञान कम होता जा रहा है। हम चीज़ें करते हैं, हम कुछ एक्शंस लेते हैं जिसके बारे में हमें ठीक तरह से मॉरल कंपस जो है वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे
ज़्यादा लोगों को तक पहुंचना चाहिए, और उसी लिए मैंने ये एग्री करा। 2017 में फरवरी में शुरू किया और 3 साल बाद थोड़ा थक गया, और 2022 में 2-4 और आर्टिकल्स लिखे तो देखा कि 100 हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इन सबको एक ही में बांध दिया जाए। इस किताब से गुलजार साहब ने एक किताब का संपादन किया था, वन डे वन पोएट्री, एक दिन में आप एक किताब। तो ये मैं उसी श्रेणी की लगभग इस किताब है कि आप रोज बेड साइड पर एक चैप्टर, हल्का सा 2 चैप्टर, आप कोई भी बिल्कुल, इस किताब को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। चैप्टर आप पढ़िए, आप अपने भीतर उसको ग्रेस्प कीजिए और उससे लड़िए। और जैसे कि योगेंद्र यादव ने इस किताब के रिव्यू में लिखा था कि अगर आप इसे डिसएग्री भी होते हैं तो भी वो शानदार बात है, क्योंकि आप फिर एक बहुत अपना लॉजिकल माइंड कल्टिवेट कर लेंगे। आपने जिन परिस्थितियों की आप बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसके क्यों पर जाना चाहता हूँ। हमने एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने उसमें लगातार अमेंडमेंट और चेंजेस किए, हमने उस संविधान के अनुपालना के लिए अपनी संस्थाएं बनाई, है ना। लेजिस्लेचर है हमारे पास, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सबके अलग अलग अपने काम है। फिर ऐसा क्यों है कि जिसे आप इस परिस्थिति में कहते हैं कि डेस्पेयर, आपकी किताब का टाइटल है बिटवीन होप एंड डेस्पेयर, तो इसमें डेस्पेयर कहाँ है? डेस्पेयर तो ये है कि जिस संविधान को हमने बनाया उसको हम ठीक तरह से फॉलो ही नहीं करते, और फॉलो ही नहीं करते, इसके अलावा हम उसको समझते भी नहीं। हम जैसे जो हमारे प्रिएम्बल है, इसमें फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, हम इन सब चीज़ों का अर्थ ही ठीक तरह से नहीं जानते। प्रस्तावना की बात कर रहे हैं? हाँ, आप प्रस्तावना की बात करें? हाँ, प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर इस तरह से स्थिति रहेगी कि लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बस ये जानते हैं कि हमारे पास एक संविधान है, लेकिन संविधान क्या कहता है, उसका महत्व क्या है, तो वो उसको समझते नहीं, तो फिर वो उनकी जीवन में किस तरह से अपना पाएंगे, उसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। तो उसी ये ना उतार पाने का, और एक बेझिझकी से उल्लंघन हो रहा है, आज कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। हमेशा से ऐसे होता रहता था, लेकिन अब जो बेशर्मी से हो रहा है, उसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग समझें कि हमारे पास ये इतना अच्छा एक एथिकल और मॉरल डॉक्यूमेंट हमको मिला है, इसको हमें, और ये ही एक डॉक्यूमेंट है जो हम सबको जोड़ता है। मैंने एक शब्द लिखा है, एक फ्रेज़ लिखा है कि पहली बारी हिंदुस्तान में हम लोग एक किताब के ही पाठक बन गए, मतलब मानने वाले बन गए, अनुयायी, फॉलोअर्स बन गए। हाँ, तो ऐसा तो हम लोग हुए नहीं। हम लोग को तो कई तो हिंदू ऐसे हैं जिनको किताबों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रिचुअल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे रिलीजन्स भी हैं, मसलन जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो जूस तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन जिनको एक किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदू ट्रेडिशन के अंदर तो किताब ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कई जगह, और अगर है तो बहुत सारी किताबें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब पहली बारी हमारे पास 1950 में एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें हम सबको जोड़ा, भारतीय संविधान। हाँ, भारतीय संविधान को। तो ये मिला है, तो इसका अच्छी तरह से इसका समझ के फ़ायदा उठाना चाहिए। यह हमें जोड़ता है, यह हमें एक कॉमन एथिक देता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देता है, हमें ये बताता है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर जिएँ। तो अगर हम इसको ठीक तरह से नहीं मानेंगे तो ये हमारा नुकसान होगा। तो बजाय इसके कि हम लोग ये सोचें कि हम इसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से अच्छा अपना सकते हैं, इसका किस तरह से पालन कर सकते हैं, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं आम। तो इससे पीड़ा होती है और डिस्पेयर होता है, एक तरह की निराशा फैलती है। मेरे फेवरेट शायर हैं फैज़, उनकी एक शेर का एक दूसरी लाइन है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हाँ, है ना। तो इस शाम के बीच में जो सहर आएगी अगली, उसकी उम्मीद कहाँ है, उसकी होप आपको कहाँ दिखती है, कहाँ लोकेट कर पाते हैं आप उस होप को? सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, वो सबका पार्ट है, पर मैं थोड़ा उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। समाज में, मीडिया में, स्टूडेंट्स में, आपने जेएनयू के ऊपर इस पे लेक्चर भी लिखा है। तो कहाँ आपको होप कहाँ दिखती है? देखिए, जब मुझे लगता है कि ऐसी 3 बहुत बड़ी बीमारियां हैं सोसाइटी में, जो कि हमको अपने
एक एथिकल और मॉरल रास्ता जो है उससे वो हम भटक जाते हैं। उससे पहली बीमारी तो है पावर। जितनी पावर आती है लोगों के पास उतनी ही वो एथिक्स के बारे में भूल जाते हैं। दूसरा मनी और तीसरा फेम। ये तीनों चीज़ें अगर आ जाती हैं किसी के दिमाग में, अच्छा एक ये है कि आपका एक बाय प्रोडक्ट है, ये आप उसको, गोल आपका नहीं है इन चीज़ों को बनाना, लेकिन वो आ जाता है। और आने जब वो आता है आपके पास तो आपको एक क्योंकि आपकी क्लैरिटी है, विजन की क्लैरिटी है, तो आप उसको संभाल भी लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी हैं। असली चीज़ जो है वो तो एक एथिकल और मॉरल रास्ता है। एथिकल रास्ते के अंदर जैसे आप किसी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं। इन नैतिकता को जरा परिभाषित कीजिएगा प्रोफेसर। अभी करता हूँ। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये तीनों चीज़ें अगर ये हमारे को सबसे बड़ी बाधा पैदा करती हैं अपने नैतिक ज़िंदगी के अंदर जाने के लिए। और ऐसे स्टूडेंट्स और जो आम जनता है उनके पास ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती ज़्यादातर। तो ये हमारे सबसे बड़े होप हैं, यही सबसे ज़्यादा होप है, क्योंकि ये इनसे अलग रहते हैं थोड़े। इनके पास अभी, कुछ लोगों के पास अभी तक आया नहीं होता, और कुछ के पास उनको उम्मीद भी नहीं है कि उनके पास आएगा। वो साफ हैं दिल के। तो क्या अभावों में ही उम्मीद बची है? ये अभाव नहीं है, ये एक, इसमें एक आशा की किरण बहुत है। ये अभाव नहीं मानता मैं, क्योंकि ये चीज़ ही, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये ह्यूमैनिटी की प्राइमरी गोल्स नहीं हो सकते। ये सेकेंडरी है सारी चीज़ें। हों तो ठीक है, ना भी हों तो भी ठीक है, लेकिन तो ये मेरी सबसे बड़ी होप तो यही है, यंग पीपल और ऑर्डिनरी पीपल। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, पावर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। यही इसमें ही होप है। अच्छा, आपने दूसरा सवाल पूछा कि एथिक्स और मोरालिटी में कोई डिफरेंस होता है? थोड़ा सा है। एथिक्स एक, हम लोग सोचे कि एथिक्स एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि जैसे हमें बहुत तरह की हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हर इच्छा पे एक्ट करना वो एथिकल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एग्जामिन करें हर इच्छा को और सूझबूझ से देखें कि क्या इच्छा, एक इच्छा दूसरी इच्छा से महत्वपूर्ण है, और अपने महत्वपूर्ण इच्छाओं का भी जब एक बार समझ लिया उनको, तो आप सोचें कि इसमें कौन सी महत्वपूर्ण है और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अच्छा, यानी पहले आपने अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट बनाई और फिर आपने प्रायोरिटाइज किया। अगर आप उसको इस तरह से बैलेंस शीट के लिस्ट बनाई, लेकिन अब हर बंदा ये सोचता है कि ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। हाँ, और अच्छा भी कर रहा हूँ तो इससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है। तो इस तरह से सोचने से हमारी एक नैतिक ज़िंदगी का हम नैरेटिव बनाते हैं। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले भी दिया है लोगों के। हाँ, उदाहरण जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे को इच्छा है सिगरेट पीने की, लेकिन फिर मुझे कभी ये सोचना पड़ता है कि क्या ये सिगरेट पीना ये इच्छा सही है? क्या पता ये मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको इतनी हानि पहुंचा रही है कि ये शायद इच्छा मुझे होनी नहीं चाहिए। इस इच्छा को मुझे कर्ब कर देना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है कि मेरी फिज़िकल हेल्थ हो। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इस इच्छा पे एक्ट करता रहूं और सुट्टे पे सुट्टा मारता रहूं। तो ये थोड़ी एथिक्स आती है जिसमें हम कहते हैं कि ये अच्छा है, ये चीज़ इतनी अच्छी महत्वपूर्ण है जिससे हमारी ज़िंदगी सार्थक बनेगी, उसमें कुछ मीनिंग आएगा, उसमें हमको फुलफिलमेंट मिलेगा। तो जैसे हम लोग अपने रिश्ते, हाँ, दोस्तों के साथ, हमारे बीवी बच्चों के साथ, हम उन रिश्तों को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और अगर उनमें कुछ खराबी होती है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बेचारे, उनके पास ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण रह नहीं जाता, वो किसी और चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं, कुछ लोगों को एक्सेलेंस बहुत मैटर करती है। परफेक्शन चाहिए अपने काम में। नहीं, अच्छा, एक्सेलेंस मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर,
अपनी कितनी इच्छाओं को उन्होंने रोका होगा, और उस इच्छाओं को रोक के ही वो कुछ अचीव कर पाए। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस कितनी साधना करते हैं। साधना करने में उनको कुछ कुछ चीज़ों को अपने ही अंदर रोकना पड़ता है कि जब तक डिसिप्लिन नहीं आता, और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं के अंदर एक रोक लगाना। एथिक्स की बुनियादी ये एथिक्स की बुनियादी ये है, पहली कि आप अच्छे बुरे का ज्ञान हो, और अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कुछ अपनी ऐसी डिज़ायर्स, अपनी ऐसी इच्छाएं हों, उनको उस पर रोक लगाए। वो रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो ये है एथिक्स का। लेकिन एक दूसरा एथिक्स का कंपोनेंट है जिसको हम मोरालिटी भी कह सकते हैं, कि कुछ इच्छाएं मेरी ऐसी होती हैं कि अगर मैं उसको परस्यू करूं, उनको एग्जीक्यूट करना चाहूं, तो दूसरों को हानि होती है। अच्छा, कोई ऐसा काम जिससे दूसरों को हानि होती है। दूसरों को हानि हो रही है। मसलन आप सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, अब आप सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पी रहे हैं, तो आप अपना तो आप सोच रहे हैं, आपको अपनी अच्छे बुरे का तो ज्ञान ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आप दूसरों के ऊपर हानि चल रहा है, ये दूसरे के ऊपर हानि। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपनी, जैसे गुड लाइफ एक फ़िलासफ़ी के अंदर टर्म है, अच्छा रास्ता मान लीजिए, या अच्छे ऑब्जेक्टिव्स। हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा मानते हैं, लेकिन और उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, लोगों के ऊपर क्या हो रहा है। तो वो मोरालिटी का है कि हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट करें, हम उनको इक्वल ट्रीट करें, हम उनकी जस्टली ट्रीट करें, हम उनको कंपैशन या केयर से ट्रीट करें। तो अगर हम उनको, वो मॉरल डिमेंशन आ जाता है इसके अंदर, अच्छा बुरा ही नहीं, सही गलत है। तो ये दोनों चीज़ें एथिकल के बड़े कैटेगरी में आती हैं। कुछ लोग इसको मोरालिटी, जो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर अच्छी सही गलत जो एक्शंस हैं, उनको मोरालिटी का नाम देते हैं। पर आप एथिक्स में आप मोरालिटी भी है, अच्छा बुरा भी है, और सही गलत भी है। ये दोनों चीज़ें हम एथिकल मान सकते हैं। यूपीएससी के दोस्तों, आपके लिए 10 नंबर का एक सवाल रेडी हो गया है, आप इसका जवाब आराम से नोट कर सकते हैं। मैं इस सवाल के अलग वितान पर आऊँगा। बुनियादी बात, आपकी एक किताब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से भी आई थी सेक्युलरिज्म पर, जिसमें आप बात करते हैं कि उसके एथिकल डायलेमा क्या है। क्लियर कट यहीं से समझ के चलते हैं। आज कई लोग सेक्युलरिज्म की अवधारणा पर सवाल उठाते हैं कि ये तो 42वें संविधान संशोधन में आया है, और कई इसके हिंदी में इन पर बहस है कि इसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाए या पंथ निरपेक्षता कहा जाए, वो शब्दों की बहस है। सेक्युलरिज्म क्या है, इसकी एक ऐसी परिभाषा जो अगर कोई व्यक्ति जो बहुत भारतीय संविधान को उसमें दिलचस्पी ना लेता हो, या वो मान लीजिए कहीं बाहर रहते हो लेकिन भारत के बारे में जानना चाहते हो, सेक्युलरिज्म की क्या परिभाषा है प्रोफेसर भार्गव, अगर हम 2 लाइन में समझना चाहें? ये है कि हमारे समाज के अंदर रिलीजन से संबंधित कभी कभी ऑपरेशन, एक्सक्लूजन, लोगों को हानि पहुंचाना, ये रिलीजन से संबंधित ऐसी कई बातें हैं जिसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। रिलीजन के 2 डिमेंशंस हैं। एक ऐसा डिमेंशन जो हमको वो एथिक्स वाला, कि जो हमें सही गलत और अच्छा बुरे का ज्ञान दे और अच्छे रास्ते पे ले जाए। ये तो एक रिलीजियस डिमेंशन है, और इसके अंदर हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गॉड में बिलीव करते हैं कि नहीं, या आप एक गॉड में नहीं, गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करते हैं, या फिर आप किसी भी, आप गॉड में भी नहीं बिलीव करते, गॉड्स एंड गॉडेस में बिलीव नहीं करते। आपके पास तरह तरह के रिलीजियो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये रिलीजियस तो इम्पॉर्टेंट है। इसकी हमें स्टेट इसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। ये हमें अपना हक है कि हम डिसाइड करें कि हम क्या एथिक्स चूज़ करें। स्टेट का अर्थ आसान भाषा में सरकार है, और सरकार के अलावा जैसे जुडिशरी, सारे के जो स्टेट के पूरे तरह तरह के, मतलब सरकार तो सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही बोलते हैं ना, पटवारी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक सब कुछ स्टेट का पार्ट है। तो हम लोग अगर ये सोचें
कि रिलीजन, ये तो रिलीजन की अच्छी बात है और इसकी फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिलीजन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि हिंदुज़म के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर है, एक हायरार्किकल कास्ट स्ट्रक्चर है, अनटचेबिलिटी है। तो अगर ये हिंदुज़म से सचमुच जुड़ा हुआ है तो ये एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी उत्तरदायित्व बनता है, समाज का भी और पूरी सरकार का भी, स्टेट का भी, कि हम इस अनटचेबिलिटी को अब निकालें। अगर धर्म में जाति उसके भीतर है और उसके साथ किसी हाँ, के साथ अन्याय हो रहा है उसकी वजह हाँ, से, अन्याय हो रहा तो है। ये जिम्मेदारी है सरकार और समाज की कि वो उसको हटाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम कहते हैं कि ये है एक इंट्रा रिलीजियस, रिलीजन के भीतर ही इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें नीचे ले जाती हैं बजाय ऊपर ले जाने के। हम तो रिलीजन के अंदर ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब ऊपर स्वर्ग में नहीं, Upliftment of the soul और पर हम सारी लोग चीजें। हम अपने भीतर खोजना चाहते हैं कि हम अपने को ट्रांसफॉर्म करके एक और अच्छा आदमी बनाएं। तो ये चीज़ जब दूसरे को इस तरह से आप आघात पहुंचाते हैं तो ये तो आपको अच्छा आदमी नहीं बनाती। तो ये अगर आप अकेले अपने खुद ही कर लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सोशल प्रैक्टिस बन जाती है, तो फिर ये एक इंडिविजुअल से ठीक नहीं हो सकती, ये पूरा समाज करे। और कभी कभी समाज, अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट को भी ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी इसमें हमें मदद करे। तो ये एक तरह का एक इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है, इंट्रा मतलब उस धर्म के भीतर, धर्म के भीतर, और एक है धर्म के भीतर नहीं, इंटर। इंटर धर्म मतलब धर्म के, जैसे एक धर्म ये एक धर्म ये, तो हाँ, ऐसे हाँ, अलग अलग तो धर्म के अगर बीच का। एक धर्म दूसरे धर्म को दबाए या एक धर्म दूसरे धर्म को सब चीज़ों से अलग करने की कोशिश करे, निकाले या वंचित करे किसी चीज़ों से, उसको रोकना। तो हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर हमारा एटीट्यूड ये है कि हम रिलीजियस एथिक्स को हम उसमें इंटरफेयर ना करें। मैं इसी सवाल के साथ ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो एथिक्स में गॉड हो या ना हो, उसको हमें उसकी फ्रीडम को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म के अंदर कभी भी ऐसी बुराइयां हों जिन बुराइयों से धर्म के अंदर या धर्म के दूसरे धर्मों के रिलेटेड कुछ भी हानि हो रही हो, तो उसको रोकना चाहिए। तो ये एटीट्यूड हमारा हिंदुस्तान में एम्बिवेलेंट है रिलीजन के पीछे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें रिलीजन में आती हैं, प्रचुर में है। हाँ। तो अब हमारा स्टेट जो है, जो आप सरकार कह रहे थे, और सरकार से जुड़े हुए सारे भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये जजमेंट लें और अच्छे अच्छे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं और समाज के जो ऑर्डिनरी पीपल में भी जो जिनके ख्याल बहुत अच्छे हैं और जिनको हम वाइज बोलते हैं, उन सब से हम प्रेरणा लेके ये समझें कि क्या समाज की चीज़ों को, बुराइयों को हटाना है। मैं इसी पर आपके साथ आ रहा हूँ। भारतीय सेकुलरिज्म के साथ इंडियन सेकुलर, इसका हिंदी क्या होगा? पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता? नहीं, मैं ये इम्पार्शलिटी को आप क्या बोलेंगे? निरपेक्षता। अगर निरपेक्ष है, इम्पार्शल, तो वो ठीक है। कभी कभी निरपेक्ष को न्यूट्रलिटी में बदल देते हैं, वो मुझे शब्द इतना पसंद नहीं है। चलिए हम शब्द, पर जस्टिस इज इम्पोर्टेंट। न्याय बहुत, हाँ, न्यायपूर्वक, जस्टिस, न्यायपूर्वक हमारा स्टेट सबसे पेश आए। और जब भी किसी भी व्यक्ति को धर्म के भीतर या एक धर्म से दूसरे धर्म के रिलेशन के अंदर कभी भी कोई भी हानि आए या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसको रोके। तो ये हमारा, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है एक प्रिंसिपल डिस्टेंस। हाँ, ये वहीं पर आ रहा हूँ उसी सवाल के साथ। मेरी बाल सुलभ जिज्ञासा, मुझे सवाल, क्योंकि सर का सबसे ज़्यादा काम सेकुलरिज्म पर ही है,
भारतीय सेकुलरिज्म के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक तरफ एक धड़ा कहता है कि ये पश्चिम से लिया गया है या 42वें संविधान संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, तो ये भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता। दूसरा धड़ा ये कहता है कि हम तो शुरुआत से ही, जो कि कई जजमेंट्स में भी हमें देखने को मिलता है, दो तरीके हैं कि एक है कि हम धर्म और राज्य का, यानी स्टेट जो है सरकार है, वो धर्म में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, आपका रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, आप जो धर्म है उसके भीतर भी सरकार इंटरफेयर करेगी अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो संविधान के नियमों के, उसके कानूनों के, उसकी स्थापनाओं के, उसकी प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं होगा। प्रोफेसर भार्गव, क्या धर्म में, क्योंकि आजकल हम इसकी बहस बहुत देखते हैं, क्या राज्य को यानी सरकार को, अगर मैं सिर्फ सरकार का एग्जांपल लूँ, क्या धर्म में इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे जुडिशरी में हमने सबरीमाला के केस में देखा, या आपको लगता है कि नहीं, धर्म एक बिल्कुल प्राइवेट स्फीयर है, आप उसको बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं, सरकार और राज्य के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उससे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए? नहीं, पहले आपका पहला वाला सवाल जो है ना कि वो बाहर से आया है, तो अगर सेकुलर बाहर से आया है तो रिलीजन भी बाहर से आया है। ये मान्यता जो है, रिलीजन शब्द और रिलीजन का कॉन्सेप्ट ये हिंदुस्तानी है ही नहीं। आप धर्म यूज़ करते हैं, धर्म और रिलीजन बहुत अलग अलग है। थोड़ा सा बताइए आसान भाषा। धर्म तो आपने देखा होगा कि हम लोग चतुर्वर्ग की बात करते हैं, हम 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, उसमें अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म को भी जोड़ धर्म, देते अर्थ, हैं। काम, मोक्ष। पर धर्म का मतलब है वो मोरालिटी है, व्हाट इज़ राइट, और वो एक लॉ भी हो सकता है, मॉरल लॉ जिसको बोलते हैं। तो रिलीजन जो है वो मॉरल लॉ उसका एक कंपोनेंट है, वो पूरा रिलीजन नहीं है। और हर रिलीजन में इस तरह की मोरालिटी होती है। हाँ, तो धर्म को रिलीजन में कन्वर्ट करना या उसको ट्रांसलेट करना ये ठीक नहीं होगा। और कभी हमारा जो जैसे धर्म जो शुरू में बना, धर्मशास्त्रों में जो धर्म था वो तो एक इनिगैलिटेरियन धर्म था, उसके अंदर कास्ट स्ट्रक्चर भी थे, उसमें विमेन के साथ भी इक्वालिटी नहीं थी। तो अगर हम उस धर्म की जगह जाएं तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। तो उस तो हमने धर्म एक नई तरह से हमको धर्म को इमेजिन करना चाहिए जो कि इगैलिटेरियन हो और फ्रीडम सेंसिटिव हो, समता मूलक हो, समता, सबके समान, समानता की बात। हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि अब आप आजकल के ज़माने में, कभी भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आजकल के ज़माने में तो ये नहीं कह सकते कि दलित हमसे नीचे है या विमेन का हम शोषण कर सकते हैं, या अगर दलित कुछ एक गलत काम करेगा तो उसको हम लोग फांसी पर लगा देंगे। सबके लिए समान कानून। अगर ब्राह्मण वही चीज़ करेगा तो उसको 4 रुपये 5 रुपये फाइन दे के छोड़ देंगे। ये चीज़ें जो थी ये कुछ धर्मशास्त्रों में लिखी हुई थी। तो वो धर्म जो है, हमको एक नई तरह से धर्म को सोचना है, और गांधी जी ने इस तरह से बातें करी थी। लेकिन रिलीजन जो है वो डिफरेंट है। वो मैंने बताया, जैसे एक तो पूरा एथिकल, सही और गलत भी है उसमें, लेकिन अच्छा बुरा रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपको ऊंचा बनाए, जो आपको गहराई तक ले जाए और आपको ऊंचाई पे ले आए। मतलब जिस स्तर पे अभी आप जी रहे हैं उस स्तर से आप बाहर निकलें, ऊपर उठ जाएं। हाँ, एक तो वो हर रिलीजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन रिलीजन के साथ एक और भी चीज़ें आई हैं, वो ये कि आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और दूसरी कम्युनिटी को आप बिलोंग नहीं करते। हाँ, एक तरीके से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हो गए, और वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके अंदर एक राइवलरी है। मसलन इसे समझिए कि एक ही जार में जैसे आप नमक रखते हैं और चीनी रखते हैं और चाय पत्ती रखते हैं, वैसे अलग अलग जार बना दिए गए। अलग जार बना दिए गए, उनके अंदर ये नहीं हो, ये आप इस जार में चले गए तो फिर दूसरे में नहीं जा सकते, आप दूसरे में चले गए तो इसमें नहीं जा सकते। लेकिन आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5 मसालों के डिब्बों में से सब मसाले थोड़े थोड़े डाल के ही अच्छा खाना बनता है। हम लोग पहले जो बौद्ध, जैन, जिसको हम हिंदू बोलते हैं, और जो बाद में मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब के सब अगर अब डिफरेंट जार्स में माने तो हम लोग सबसे थोड़ा बहुत लेके अपनी खिचड़ी बनाते थे,
और खूब अच्छी खिचड़ी बनाते थे जिससे हम ऊँचे उठते थे। तो रिलीजन के अंदर ये आइडिया ही नहीं है। वो हमेशा ये सोचता है कि ये कंपार्टमेंट में है कि उस कंपार्टमेंट में है। वो अपने को राइवल मानते हैं और ये मानते हैं कि हमको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट ही नहीं बल्कि गेट कीपर बनना चाहिए। और अगर आप दूसरे में जाएंगे तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। ये सब रिलीजन के अंदर आता है, जिसको हम कम्युनल मानते हैं आज। वो एक 16वीं 17वीं सदी में रिलीजियस वॉर्स के अंदर यूरोप में रिलीजन का ही हिस्सा था। रिलीजन और कम्युनल में फ़र्क ही नहीं था। ये हिंदुस्तान में बनाया दोनों अलग अलग कि रिलीजन अलग है और कम्युनल अलग है। क्या धर्म में राज्य का इंटरफेरेंस होना चाहिए? क्या उसको दखल देना चाहिए, या धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग श्रेणियां हैं? धर्म आपका निजी स्फेयर है, आपका राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। राज्य मतलब जुडिशरी भी। उसका जवाब मैंने थोड़ा सा दिया है कि अगर आप चुन रहे हैं उस रास्ते को जो आपको सही और गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान दे, उसके अंदर राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वो रिलीजन का एक हिस्सा मानते हैं हम। लेकिन दूसरा है कि हम लोग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर भीतर और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में ऐसी जो रिलेशनशिप हैं जो एक्सप्लॉइटेटिव हैं, जो ओप्रेसिव हैं, जो दूसरे का शोषण करती हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाती हैं, ह्यूमिलिएट करती हैं, डिग्रेड करती हैं, उसको तो राज्य अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस पर तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ों में करना चाहिए। इसीलिए मैंने शब्द यूज़ करा है क्रिटिकल रिस्पेक्ट। हमें रिलीजन के ऊपर क्रिटिकल रिस्पेक्ट होना चाहिए, यानी आलोचनात्मक सम्मान। हाँ, सम्मान भी है, कड़ी निगाह से देखें। ये एक डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप रिस्पेक्ट भी करते हैं, किसी चीज़ को आप लव करते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनको खूब बहुत प्यार करते हैं, आप अपने देश को भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब देश में खामियां आती हैं, कि बच्चों में कुछ गलतियां निकलती हैं, तो आपको ज़्यादा धक्का पहुंचता है, आप उससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, तो आप उसको ठीक करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, राइट। तो क्रिटिकल रिस्पेक्ट का इसी को कैप्चर करने की कोशिश करिए और इसको आप पॉलिसी में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने बोला है प्रिंसिपल, उसूली फासला। हाँ, यानी एक बहुत सम्मानजनक दूरी बरतनी कि अगर आपका इंटरफेयर करने से इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, इसको आप हिंदी में बोलिएगा, कम हो जाता है, तो आप और अंतरधार्मिक, हाँ, एक धर्म के भीतर और एक धर्म से बाहर, आसान भाषा अगर आप इंटरफेयर करने से आपका ये चीज़ें कम होती हैं तो आप इंटरफेयर करिए। लेकिन अगर इंटरफेयर करने से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आप मत करिए। तो आपको ये प्रिंसिपल्स, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपके प्रिंसिपल्स हैं कि लोगों को जो संविधान के हमारे स्वतंत्रता मिले, लोगों को न्याय मिले, लोगों को समानता बनी रहे। ये चीज़ें आपकी प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स बढ़ेंगे इंटरफेयर करने से, तो करना चाहिए। अब हमने अनटचेबिलिटी बैन करा है, कॉन्स्टिट्यूशनली बैन है, तो इंटरफेयर कर दिया ना आपने। अस्पृश्यता वो तो बैंड है, हमारे आर्टिकल मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है, तो हमने उसके अंदर घुस गए ना हम। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमें हमारा स्टेट जो है, हमारी सरकार, हमारी जो जुडिशरी है, उसको बिल्कुल धर्म से बाहर रहना चाहिए। अगर अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक इंटेग्रल फीचर है, या तो आप कहिए कि ये है ही नहीं, जो कई लोग कहते भी हैं, और अगर वो ठीक है तो आप क्यों उसमें घुसेंगे। लेकिन अगर आप धर्मशास्त्र के अंदर, तो ये है, मानव धर्मशास्त्र के अंदर है। अच्छा चलिए, ये कास्ट की बात छोड़िए, विमेन जो महिलाओं का जो है, महिलाओं को तो हमेशा ही थोड़ा दबा के रखा गया है, और हर धर्म ने किया है। उसके अंदर तो हमें अब आपके पास मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपने फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस को आपने बड़ा बना दिया है, तो आपको करना ही पड़ेगा इंटरफेयर। तो ये चीज़ आप कह ही नहीं सकते कि आप बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिए। हाँ, कुछ कंडीशंस में होना चाहिए कि ऊपर से इंटरफेयर करें एक तानाशाही रूप से, वो गलत होगा। हर कम्युनिटी के अंदर ऐसे सेक्शंस हैं जो चाहते हैं कि स्टेट इंटरफेयर करे, उनको अपने साथ लेके आपको एक्ट करना चाहिए। वो ही कम्युनिटी कंसेंट भी मानी जाएगी। हर कम्युनिटी में डिविजन्स होते हैं, कुछ चाहते हैं कि जो सब बुराइयां हैं वो बनी रहें क्योंकि उनसे फ़ायदा होता है,
और कुछ चाहते हैं ये बुराइयां हट जाएं क्योंकि उससे नुकसान हो रहा है उनको। तो वो अगर स्टेट के पास जाएं, जैसे जुडिशरी के पास जाएं और बोलें कि ये सब क्या हो रहा है, हमको बहुत, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो फिर जुडिशरी को एक्ट करना पड़ेगा उस अत्याचार को मिटाने के लिए। मैं जुडिशरी के ही एक एक्ट पर जा रहा हूँ। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। आपकी किताब का एक चैप्टर है, अगर मैं हेडिंग पढ़ दूँ, जस्टिस, फॉरगिवनेस एंड द कॉल टू फॉरगेट, है ना। यानी आपके संग अगर कुछ अन्याय होता है तो आप उसकी न्याय की पालना करें और उसके बाद आप इतिहास की जो भी कुछ अतीत में आपके हुआ है आप उस पर मिट्टी डालें और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। दक्षिण अफ्रीका का एक्सपेरिमेंट इसका एग्जाम्पल है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका का। हाँ, जहाँ पर उनके बीच में काफी अन्याय हुआ लेकिन सब आगे बढ़े। मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। कई दिनों से, या ये कह लीजिए हमेशा से ही शायद, हम एक स्लैंग सुनते रहे, एक नारा हम सुनते रहे हैं, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। कभी भूलो मत, कभी माफ मत करो। इन दोनों ध्रुवों के बीच में आपका आर्गुमेंट कहाँ पर है? क्या हमें अपने साथ हुए अतीत को लोकेट करना चाहिए कि हमारे संग क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, या क्या हमें बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए कि हमारे संग क्या कुछ हुआ था? क्योंकि सारी बहस जो आज की है वो इसी बात की है कि अतीत में हमारे साथ ये हुआ था, इसलिए अब हमें ये करना चाहिए। इस बहस को जरा। हाँ, पहले तो ये कि अतीत में क्या हुआ उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप सिर्फ मिथ्याओं पे नहीं जा सकते, आप अतीत के फैक्ट्स पे जाएंगे। तो पहले तो ये पता करिए कि क्या अतीत में हुआ था। और जब आपको ये तो हो ही नहीं सकता कि अतीत में कुछ बुरा हुआ ही नहीं, ज़रूर बहुत सारी बुरी बातें हुई होंगी। हर समाज के कुछ सेक्शन ने दूसरे समाज के खिलाफ कुछ किया होगा। हर राजा ने दूसरे प्रजा के साथ कुछ अत्याचार किया होगा। कोई लोग बाहर से आए और उन्होंने हमला करा और लूट के चले गए, उन्होंने कुछ अत्याचार किया है। कुछ लोग आए, हमला किया, यहाँ रह गए और उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी करी और कुछ अत्याचार भी किए। ये सारा का सारा मामला स्पष्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिवली, इम्पार्शली, हिस्टोरिकली, प्रॉपरली। ये नहीं कि आप अपनी जो मन में जो आ रहा है मनगढ़ंत आपकी जो मनगढ़ंत बातें, हाँ, मनगढ़ंत जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो उसका आपका अभी राजनीतिक फ़ायदा हो रहा है, उसको आप बना लें। तो आप एक डायलॉग शुरू करिए ना, क्या है, पता लग जाएगा कि क्या किसने गलत किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर कुछ बहुत, देखिए, गलतियाँ बहुत तरह की होती हैं, कुछ बहुत बड़ी गहरी गलती होती है, उसके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ये माफ़ी कौन मांगेगा? ये माफ़ी वही मांगेंगे जो अभी भी अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अगर ब्राह्मण जो हैं अपने आप को पुराने धर्मशास्त्रिक ब्राह्मणों से जोड़ते हैं, तो फिर अगर दलित पे अत्याचार हो रहा है और वो अपने आप को वही पीढ़ी, उसी का उन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर कुछ जैसे क्रिश्चियंस, अब यहाँ पर ऐसे हैं नहीं बेचारे कोई ज़्यादा, लेकिन अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी अपने आप को सोचते हैं कि हम तो उनकी औलाद हैं, तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने जो गलतियाँ यहाँ पर करी हैं, जो गलतियाँ ही नहीं बल्कि घोर अन्याय जो किया है, पूरी किताब है विलियम डैलिम्पल की। घोर अन्याय क्या है उससे आपको डिसोसिएट करना पड़ेगा। अगर आप डिसोसिएट, अपने आप को अलग नहीं करते और उससे अपने आप को जोड़ते हैं, तब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उसके लिए। और अगर आप उसी तरह से आप ये भी मान, तुर्क आए, अफ़गान आए, सेंट्रल एशिया से लोग आए, अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आप जिन्होंने भी अन्याय किया है वो कॉन्करर से कि नहीं, वो उस ज़माने में तो सभी कॉन्करर से जो भी आता था, चाहे पुराने हो जाइए, लेकिन चलिए मान लीजिए हमलावर, अगर आप अभी भी अपने आप को उन हमलावरों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, एसोसिएट करते हैं और उन्होंने बहुत घोर अन्याय किया था, तो आपको फिर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर अब आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, आपका पता भी नहीं कि वो उस ज़माने में क्या हुआ था, अब उनसे क्या माफ़ी मांगोगे? अब ब्राह्मण तो माफ़ कीजिएगा, मेरे नाम में भी कुछ ब्राह्मण है, लेकिन अगर मैंने अपने आप को पूरा उससे अभिन्न कर लिया है, अपने आप को अलग कर दिया है, मैं धर्मशास्त्रिक ब्राह्मणिज्म में मानता ही नहीं कुछ भी। मेरे को और चीज़ें पसंद हैं जो कि समानता और स्वतंत्रता और न्याय की तरफ भारतीय संविधान के पिलर्स हैं। हाँ, और वो हिंदू में भी मानी जाएं, तो फिर मुझे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। मुझे आप हर शोषित महिला और हर शोषित दलित से मैं माफ़ी
क्या मैं मेरे व्यवहार में ही पता लगेगा कि मैं माफ़ी मांग चुका हूँ या माफ़ी मांग रहा हूँ। एक्शन स्पीक्स। एक्शन ज़्यादा स्पीक करेगा। और मुझसे कोई मांगता भी नहीं माफ़ी। अगर मैं अभी तक अपना शोषण कंटिन्यू करता रहूँ तो फिर तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं संविधान के खिलाफ जा रहा हूँ। डिसोसिएट हो गए हैं, हाँ, आप उससे अलग हो गए हैं, तो फॉरगिवनेस डिमांड नहीं की जा सकती, ये दिल से आनी चाहिए। माफ़ी भी और लोगों को फॉरगिव करना, वो भी एक दिल से आना चाहिए, फोर्स नहीं कर सकते आप। अब मेरा दिल कर रहा है इसी बात पर ही कि मैं आपसे कुछ 5-6 छोटे-छोटे सवाल हैं मेरे, जिनको मैं आपके इन चैप्टर्स कैसे समझूंगा। पहला ये कि आपकी किताब खुलती इस बात से है, हमने अभी तक की बातचीत में होप और डिस्पेयर को लोकेट किया कि कहाँ पर उम्मीद है और कहाँ पर नाउम्मीदी है। हमने सेकुलरिज्म को समझा कि उसकी परिभाषाएं क्या हैं, हमने धर्म और रिलीजन के डिफरेंस को समझा, हमने एथिक्स और मोरालिटी को समझा। पहला सवाल, क्या ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, ये किसी नेटफ्लिक्स की फिल्म का टाइटल सा लगता है ना? ये ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट क्या है? और इसी जो सेक्शन है, इसी का एक और चैप्टर भी है जो मैं पढ़ रहा था कि भारतीय संविधान को कोई और किताब उसको ट्रैम्प नहीं कर सकती, यानी उसको जीत नहीं सकती, उसके ऊपर उसको डोमिनेट नहीं कर सकती, प्रभुत्व नहीं बना सकती। तो ये सब क्या है? क्या है ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट? ये छोटी सी मैं सर बोलूँगा कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर इतनी सारी विभिन्नता है, इतने तरह तरह के रेसेस हैं, तरह तरह की एथनिसिटीज़ हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हर तरह का धर्म है, नए नए धर्म बनते रहते हैं। इन सब का ये डाइवर्सिटी जो हमारी है, इस और उसके अंदर कमियां भी हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, और भी तरह तरह के ऑपरेशंस हैं। इसके अंदर हमने एक प्रजातंत्र को इंट्रोड्यूस करा। ये प्लूरलिज्म, बाकी जैसे यूरोप वगैरह देश हैं, इन लोगों ने क्या किया कि पहले मतलब बहुलतावाद, प्लूरलिज्म, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पहले ये हिस्ट्री के अंदर भी मेरा इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन मेरा जितना मानना है कि 16वीं 17वीं सदी में इन लोगों ने यूरोप के अंदर एक रिलीजियस होमोजेनाइजेशन हर टेरिटरी में कर दी। इसका थोड़ा सा आसान भाषा में बताइएगा। रिलीजियस मतलब इंस्टेड ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी एक ही रिलीजन हो, मतलब अलग अलग धर्मों के बजाय एक राजा ने ये हो गया। वॉर्स चल रही थी, लैटिन क्रिश्चियनडम जो था वो टूट चुका था, कैथोलिक्स अलग हो गए थे, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो गए थे। ये क्रिश्चियन धर्म के दो अलग और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी तरह तरह के सेक्ट बन गए थे। तो उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई, डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट शुरू हो गए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी डॉक्ट्रिन अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो इन सब और फिर वहाँ पर वो लोग तो एक दूसरे की जान पे बनाए। तो उस टाइम पर एक पॉलिसी बन गई, एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हर राजा अनाउंस कर दे कि वो उसका रिलीजन, वो किस चर्च में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, कौन से चर्च से जुड़ा हुआ है, कौन से चर्च से, और सारी की सारी जो उनके सब्जेक्ट कम्युनिटी थी, उसको वही चर्च में जुड़ जाना था। अच्छा, यानी एक राजा ये बताएगा कि मैं किस चर्च से जुड़ूंगा, और एक राजा और एक ही रिलीजन, एक ही डिनोमिनेशन, एक ही सेक्ट। तो जितने भी वहाँ लोग हैं वो सब के सब वो बन गए राजा के अनाउंस करने पे। और जो नहीं बना उसको बाहर कर दिया गया, उसका बहिष्कार हो गया या उसको मार दिया गया। ये एक स्थिति बनी। तो जितने भी सारे सदर्न स्टेट्स थे, सदर्न यूरोप के स्टेट्स, वो तो कैथोलिक हो गए, और जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो प्रोटेस्टेंट हो गए, तरह तरह के प्रोटेस्टेंट। तो हर जगह, अब जैसे डेनमार्क है वो 95% प्रोटेस्टेंट। तो जितने भी जूस और मुस्लिम्स, और जैसे स्पेन के अंदर 1492 में 1492, ठीक है, 1492 के अंदर स्पेन के अंदर कैथोलिक रूल बना और सारे जूस और सारे मुस्लिम्स को एक्सपेल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो जो यहाँ पर अभी भी ये सब चीज़ें जो 15वीं सदी में यूरोप में हो रही थी, वो हिंदुस्तान में आजकल भी नारों में आता है। मुसलमान का एक ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, इस तरह का आता है। मतलब ये जो चीज़ है, ये मेंटालिटी है,
ये सब वहाँ की मेंटालिटी है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। 19वीं लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी से पहले ये किसी के दिमाग में नहीं आता था कि कोई हमसे अलग है इसलिए उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। ये नई चीज़ आई है, यह यूरोप से आई है। यूरोप ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन दो चीज़ें बहुत बुरी दी हैं, सारे वर्ल्ड को बुरी दी हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके इस तर्क को वो धड़ा जो यूरोप को हर बुराई के लिए जिम्मेदार ठहराता है, वो आपके इस तर्क का इस्तेमाल कैसे करेगा? जैसे मर्जी करे, क्योंकि ये सच है। दो चीज़ें, लेकिन आजकल सबसे यूरोपियन कौन है? रिलीजन कैटेगरी यूरोप से आई है। धर्म की जो विभक्ति कर जो रिलीजन मैंने आपने बताया कि दो अलग अलग धर्म के अंदर आप बिलोंग करते हैं, आप इसमें करेंगे तो उसमें नहीं करेंगे। सब लोग कोशिश करते हैं कि इस धर्म के व्यक्ति को अपना धर्म में बना ले। कोई आत्मशुद्धि चाहता है, कोई घर वापसी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इसको मैं अपने में कन्वर्ट कर लूँगा, अपने नंबर बढ़ाऊँगा। ज़रूरत क्या है सबकी? आप हर धर्म का आप अनुयायी कर सकते हैं। कोई ये तो नहीं है कि मैं अगर मैं बौद्ध हूँ तो मैं जैन की चीज़ें नहीं पढ़ सकता। अगर मैं आप देखिए, आप मियोज जो 20वीं सदी तक ऐसे बहुत लोग थे जिनका नाम था राम मोहम्मद, वो कुरान भी पढ़ते थे और रामायण भी पढ़ते थे। कितने ऐसे लोग हैं। आप बिस्मिल्लाह खान साहब की बात करिए, बिस्मिल्लाह खान के आप देखिए, उन्होंने कहा मैं खुश हूँ, मैं भाग्यवान हूँ कि मैं बनारस में पैदा हुआ। और बनारस के मैं सुबह सुबह आता हूँ, घाट पे आता हूँ, वहाँ पर स्नान करता हूँ। उसके बाद मैं अपना मंदिर मैं मॉस्क में जाता हूँ, मैं अपनी मस्जिद जाता हूँ, वहाँ पर अपनी आज़ान पढ़ता हूँ और फिर मैं एक मंदिर में जाकर अपना रियाज करता हूँ। तो ये हम कंपोजिट इस कल्चर से आके आप ये एक आम थी, मल्टीपल बिलोंगिंग्स, मल्टीपल अटैचमेंट्स, और ऐसे ही होना चाहिए। हम क्यों अपने आप को इस तरह से विभाजित सोचें कि हम आप सोचिए कि आपने राजीव भार्गव की किताब पढ़ी तो क्या आप दूसरी किताब में पढ़ना छोड़ दोगे? आपने सपोजिंग इसमें से 2-3 चीज़ें अच्छी मानी तो आप इससे भी पढ़ोगे और दूसरे से भी पढ़ोगे। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ ही गलत है कि बाइबल वाले एक हों अलग, कुरान वाले अलग हों और गीता वाले बिल्कुल अलग हों। हम तीनों क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? तीनों से जो अच्छा चीज़ें ले लेंगे, जो बुरा है उसको बुराई करेंगे। क्या है? क्या यही ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट है? यही ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट है कि ऐसी प्लूरलिस्ट सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे जिए, वो भी समता और स्वतंत्रता को अपने वैल्यूज बनाकर डेमोक्रेटिकली, संवाद के साथ, डायलॉग्स के साथ, लोकतांत्रिक संवाद के साथ, ये नहीं कि वायलेंस के साथ और अपनी चीज़ें दूसरे में थोपें। तो यही ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट। प्रोफेसर, हमने एक यूरोप खूब घूम लिया। हाँ। मैं आपको अतीत के गलियारे में ले जाना चाहता अच्छा, हूँ। ठीक है। आपकी किताब का एक चैप्टर है कि भारत या फ्री स्पीच के बारे में अशोक क्या जानते थे। सम्राट अशोक की बात हो रही है, जिनका स्तंभ भारत की पहचान है। क्या सीख सकते हैं हम अशोक से? बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जिस संदर्भ में आपने जिस प्रश्न को उठाया है उस संदर्भ में एक ही चीज़ कि वो उनके 2 इंस्क्रिप्शंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इसके अंदर। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मेरी राज्य में सारे के सारे रिलीजियो फिलोसॉफिकल कम्युनिटीज़, जिनको कि प्राकृत में पाषंडा बोलते हैं, पाषंडा, सब पाषंडा है। हाँ, प्राकृतिक पाषंडा, सब पाषंडा एक ही जगह रहें। और वो एक ही जगह ऐसे नहीं रहे कि वो अपनी पीठ पीछे रहें, एक दूसरे से बात ना करें, वो सामने आके रहें। और अगर सामने रहेंगे और अगर विभिन्न होंगे, तरह तरह के उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे, तो ये एक स्वाभाविक है कि आपको कुछ चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी तो ये मत सोचिएगा कि उसको अंदर ही रखें, बोल दीजिए उनके सामने। अच्छा, कन्वर्सेट कीजिए, बातचीत कीजिए, संवाद बढ़ाइए, क्रिटिसाइज कर दीजिए, आलोचना भी कीजिए। ये अशोक ने किया है। हाँ, आलोचना कीजिए, लेकिन 3 कंडीशंस पर। पहले तो अच्छा कारण होना चाहिए आलोचना का, तो सोच समझ के कीजिए। जब आपके पास अच्छा रीज़न हो तब उसकी आलोचना, तर्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ। दूसरा ये कि आपके पास एक सूटेबल ओकेजन होने, मौका ढूंढिए जब उस संवाद का कुछ अर्थ निकले, तो उस अच्छे मौके पे, और अच्छे मौके पे ही नहीं, मॉडरेटली,
एक भाषा को आप या भाषा को टोन नियंत्रण करके, उसको उन्होंने बोला वाच गुत्ती, मतलब एक द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर टंग। ये नहीं कि जो आपके मुंह से निकला बोल दीजिए, हाँ, ऐसे नहीं करना कि जाए कुछ भी कह दी। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आपके पास राइट ऑफ फ्री स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस राइट को कई ऐसे संदर्भ बनते हैं जब उस राइट को आपको फुल्ली एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार को पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन 90% केसेस ऐसे हैं जब आपको जो मन में आता है बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक एथिक्स होनी चाहिए, एक जो मैंने बात करी, एक नैतिकता। उस स्पीच को ये नैतिकता में बदल दीजिए। लेकिन यही नहीं, उन्होंने एक और बात करी जो बहुत ही अच्छी है, वो ये कि आपको अगर अपना जो भी आपके अपने व्यूज़ हैं, आप तभी उनको अपना मानते हो क्योंकि आपको उसमें कुछ पसंद लगेगा। तो लेकिन आप आप बात करेंगे तो अपनी चीज़ों के अच्छा अपनी चीज़ों को अच्छा मान के बात करेंगे ना किसी दूसरे से, तो करिए, उसमें कोई रोक मत, अंदर मत रखिए। इतनी मॉडेस्टी भी नहीं होनी चाहिए कि आप जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने दिल के अंदर छुपा के रखें। बोल दीजिए उनको, दिल हल्का करना चाहिए, हाँ, कह देना चाहिए। और कहिए, लेकिन वही 3 कंडीशन के साथ, कोई अच्छा कारण हो तभी कहिए, और जब कोई अच्छा मौका हो तभी बोलिए, हर मौके पे नहीं, और बोलिए मॉडरेटली। ये अशोक ने लागू किया। हाँ, मॉडरेट लागू किया, मतलब उन्होंने लागू करने की चेष्टा करी। ये कंसेप्ट था उनका। हाँ, ये उनका, ये सारे इंस्क्रिप्शन में मारा है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों में, तरह तरह की भाषाओं में, तरह तरह जगहों में उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में बोलिए, लेकिन ग्लोरीफाई मत, ये नहीं कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया है, मैं, ये नहीं करिए। इससे भी दूसरों को बिलिटल किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको नीचे दिखाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, ना किसी को दूसरे को नीचा मत करो। एवेंजर्स का थेनोस नहीं बनना है कुल मिला के। प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, यही होता है शायद जी। मैं आखिरी के 2-3 सवालों के साथ आपके पास आ रहा हूँ। एक जेएनयू में आपने कितनी साल पढ़ाया है प्रोफेसर? मैंने 1980 में ज्वाइन किया था और 2005 तक फॉर्मली मैं जेएनयू में एसोसिएट, लगभग 25 बरस। हाँ, 3 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोन पे दे दिया गया था, फिर वापस आया था। 2005 में मैं CSTS ज्वाइन किया था। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग प्रोफेसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में एक्सचेंज होते हैं ताकि ज्ञान का प्रसार हो और अलग अलग विचारों की जो है उसमें पुष्टि बढ़े। जेएनयू का केस क्या है? आपका एक आर्टिकल भी छपा था, इस किताब में भी एक चैप्टर है। व्हाट इज़ द केस ऑफ जेएनयू? जेएनयू एक बहुत बड़ी महान संस्था को मैं मानता हूँ, एक बहुत महान संस्था है। पहली बात ये है कि जब तक मैं बचपन में था, यही मैंने अपने परिचय, ये छोटे 1954 की पैदाइश है आपकी। हाँ, तो जब मैं बचपन में स्कूल में था तो मैं सिर्फ नॉर्थ इंडियन से, ज़्यादातर पंजाबी थे मेरे स्कूल के अंदर, तो उनसे ही मेरा इंटरेक्शन होता था। और कुछ राजस्थानी, कुछ यूपी के, मतलब नॉर्थ इंडियन ही कॉन्टेक्स्ट था। एक आध होंगे तमिल, केरला के एक टीचर थे, बहुत कम, हिंदुस्तान के कम ही लोगों से, पूरे हिंदुस्तान से कम ही मुलाकात हुई थी। तो वो और फिर जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे भी एक ही तरह के लोग थे। लेकिन जेएनयू में जाते ही पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक हिंदुस्तान का माइक्रोकॉस्म है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग हैं, मतलब वो दिल्ली का एक माइक्रोकॉस्म है, पर जेएनयू पूरे हिंदुस्तान का माइक्रोकॉस्म है। दूसरी बात, तरह तरह की पिछड़ी रीजन्स और पिछड़ी जातियाँ और पिछड़ी वर्ग, उनके लोग उसमें मिलने, उनसे वार्तालाप करने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनको पढ़ाने का मौका मिला। और शुरू में वो बहुत सहमे थे, अंग्रेज़ी भी ठीक तरह से नहीं जानते थे, और अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीडियम था क्योंकि साउथ से बहुत लोग आते थे, तो सिर्फ हिंदी में तो काम चलता नहीं था, तो इसलिए सारा अंग्रेज़ी में ही होता था। तो वो जो नॉर्थ के पिछले रीजन से हम लोगों ने एक पूरी पॉलिसी बनाई थी
एक मिशन पॉलिसी थी जिसमें वेटेज मिलता था कि जो पिछड़ी वर्गों से और पिछड़ी जातियों से क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल हाँ, 2 और वो भी जो कि पिछड़े बैकवर्ड रीजन्स हैं जहाँ पर उन सब से हम लेते थे लोग, तो उनसे कितनी हमारी समझ बढ़ी हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान से असली हिंदुस्तान क्या है, वो उससे हमारा एक उसका दर्शन हुआ। वो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे मानता हूँ JNU की देन। दूसरी की टीचिंग इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब हर बंदा ये कोशिश करता था कि कम सब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आए। 2-2 घंटे हम बोलते थे और सब चुपचाप सुनते रहते थे। अच्छा, बंक नहीं करते थे? कोई बहुत कम, बंक नाम की चीज़ नहीं थी। तो टीचर्स टीच करते थे, स्टूडेंट्स आते थे और उनको भी उतनी ही उत्सुकता थी और उतने ही डेडिकेशन से वो सुनते थे टीचर्स को। और ये नहीं कि वो हर एक ही, मतलब ये नहीं था कि सबके सब पॉलिटिकल थियरी को ही बहुत बड़ा मानते थे। इन तरह तरह की टीचर्स अपनी अपनी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन सब क्लासेस काफ़ी हद तक सीरियसली ली जाती थी। हमको कहानियाँ मिलती थी कि 400 लोग हैं और उसमें से 50 लोग आते हैं, 350 नहीं आते कई यूनिवर्सिटीज़ में। टीचर्स अपने आते हैं और पढ़ाते नहीं। ये सब कुछ JNU में नहीं था। तीसरी बात ये कि स्टूडेंट्स को सिटीजन्स बनाना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था JNU के अंदर। और उसमें इलेक्शंस होते थे, लेकिन इलेक्शन कैसे होते थे? कोई वायलेंस नहीं। स्टूडेंट्स अपने आप पोस्टर बना रहे हैं, अपने आप पोस्टर चिपका रहे हैं, स्पीचेस हो रही हैं। ये 80 और 90 के दशक का JNU? हाँ, मैं 80-90 की बात कर रहा हूँ। 2000 में तो मैं 2001 में तो मैं निकल ही गया एक तरह से। तो हर मतलब कि एक डायलॉग, संवाद और स्पीचेस में रेटोरिकल भी होती थी और लोग अपनी बात रखते थे और अपनी दृष्टिकोण को भी रखते थे और खूब उसके अंदर मिर्च मसाला भी होता होगा, वो सब होता था जिस तरह से इलेक्शन स्पीचेस होती थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी दूसरे पर बाधा डाली हो। कभी कभी ऐसा हुआ था, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए कि कभी नहीं हुआ। कुछ JNU में 83 के अंदर वायलेंस हुई थी वो, लेकिन उसके कारण कुछ और थे, वो पॉलिटिकल नहीं थी। तो एक तरह की पॉलिटिक्स जो थी, और उसमें से बहुत निकले लोग, बड़े बड़े नेता निकले। और मैं तो मानता हूँ कि IAS का एक गढ़ था और अभी भी शायद है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियट्स, वो लोग जो बचपन में इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे, वो सब एक नई तरह का इस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने जब बड़े हो गए। तो CBI चीफ हों, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों, चाहे वो IFS ऑफिसर्स हों, चाहे आजकल के अंदर चाहे वो सीताराम येचुरी जी हों या निर्मला सीतारमन हों और जयशंकर हों, ये सब के सब JNU से निकले हुए हैं। उसी टाइम में जब मैं पढ़ाता था तभी ये उसके एक साल पहले या एक साल बाद ये सब छात्र थे वहाँ पर। अच्छा, तो आपकी कोई मुलाकात, बातचीत आपको याद है? कोई क्लास लेने आए हुए लोग आपके? अब मुझे इतना याद नहीं, उस समय इस समय इतनी पुरानी बातें मुझे याद नहीं कि वो थे। और मुझे लगता है कि राजनीति में शायद थे भी नहीं ये लोग, ये SIS में थे या इकोनॉमिक्स में थे। SIS मतलब स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। तो मैं तो CPS में था, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में पॉलिटिकल थियरी पढ़ाता था। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं JNU की, जो मैं सोचता हूँ कि हर संस्था में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। बुराइयाँ भी थी और मुझे ये बहुत ही मैं बाद में, ये शुरू में तो मुझे भी नहीं पता था कि ये बुराई है, लेकिन कोई पिछले मेरे को JNU में छोड़ने से 10-15 साल पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हमारे पास एक फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, हमारे पास एक कंपैरेटिव रिलीजन का डिपार्टमेंट क्यों नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ाते। ये सोचना चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज़ें शानदार टेक्स्ट हैं, ये एक एपिक टेक्स्ट हैं और ये हिंदुस्तान की कॉमन सेंस के हैं। पॉलिटिकल कॉमन सेंस में भी इनका बहुत यूज़ होता है। तो अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं या आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये टेक्स्ट के बिना, मुझे लगता है सिर्फ यही टेक्स्ट पढ़ाना बहुत बुरा होगा। हम लोग तो पढ़ाते थे हॉब्स, लॉक, रूसो एंड ऑल दैट,
ये तो सब वो पॉलिटिकल थिंक कर हाँ, रहे हैं ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ाते थे? तो ये एक कुछ हमारी ब्लाइंडनेसेस थी। सोशल साइंसेस पे ज़्यादा हमारा जोर रहा, और ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर को किस तरह से पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा सकता है, या हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हमने धर्मशास्त्र क्यों नहीं पढ़ा। मानव धर्मशास्त्र, अगर हमको अपनी असमानता के बारे में अच्छी तरह से उनकी रूट समझनी है तो हमें ये सब चीज़ें भी पढ़नी चाहिए थी। तो कुछ गलतियां हुई, और वो गलतियां सब इंस्टीट्यूशन में होती हैं। सवाल ये नहीं है कि गलतियां होती हैं, सवाल ये है कि उस गलतियों को सुधारने में कितनी देर लगी। और ये मुझे नहीं पता अब की वैसे ये गलतियां सुधारी गई हैं कि नहीं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सब पढ़ाई जाएं, लेकिन उस वैल्यू, उस दृष्टिकोण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से। ये नहीं कि जो हमारी कास्ट की असमानताएं हैं या हमारी जेंडर असमानता हैं, उनको और गहरा करने के लिए इनको पढ़ाया जाए, उनका जस्टिफिकेशन हो, उनकी समझ बनाने के पर उनकी समझ बनाने के लिए उनको चेंज किया जाए। या तो धर्मशास्त्र को बोल देना चाहिए कि ये बिल्कुल इरेलेवेंट है, पर अगर ऐसा है कि वो रेलेवेंट हैं तो क्या रेलेवेंट है उसमें, उसको आप बताइए, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो ये, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। ये जी, आप पूरी अपनी बात पूरी करें। बस यही तो ये थोड़ी बहुत और भी थोड़ा ज़्यादा ओवर आइडियोलॉजाइजेशन हो जाता था, लोग ज़रा ज़्यादा ही अपने विचारधाराओं के अंदर थोड़े गहरे बैठ जाते। हाँ, पर उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन वो कोई फिजिकल वायलेंस में कभी भी ट्रांसलेट नहीं होती थी कि किसी ने उसको मार दिया, या वो फिर वो बस एक थोड़ा गर्मजोशी हो जाती थी। और बट ये सब चीज़ें थी, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि अब देखिए हमारे कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वो सब बेचारी किसी और कारणवश वो आजकल उनका स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है मेरे हिसाब से। अब हम JNU को भी उसमें जोड़ सकते हैं, वो भी बेचारी गई। हाँ, अब नई अब शायद बचा लें, बहुत अच्छा होगा बचा लें। सबका स्तर ऊपर जाना चाहिए। अब नई यूनिवर्सिटीज़ जो आ रही हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, अगर वो हमारी खुद की, जो हमने अपने खून पसीने से जो हमने अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनाई हैं, उनको वो और अच्छा बनाती हैं तो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन अगर वो आके इनको ख़त्म कर देती हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो आए यहाँ पर। ये मेरा अपना विचार है। तो ज़रूर आना चाहिए हमें। हम सारे यहाँ से लोग बाहर भेजते हैं, हम MA MPhil करा के PhD के लिए बाहर भेजते हैं। सारी PhD हमें यहीं करनी चाहिए। वो तभी होगा जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन हमारा यहीं हो। तो यूनिवर्सिटीज़ को आना चाहिए, लेकिन अपनी संस्थाओं को और अच्छा बनाने और मजबूत बनाने के लिए ये ज़रूरी है। हम अपने मजबूत करें। प्रोफेसर, इस क्लासरूम लेक्चर के 2 छोटे सवाल और हैं। एक ये समझना चाहता हूँ मैं, आपकी आजकल ये बहस चलती है और आपकी किताब का चैप्टर भी आता है, जब भी आप राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं कि ये मेरा राइट है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपको ड्यूटीज़ याद दिलाई जाती हैं कि ये आपके कर्तव्य थे, जो संवैधानिक बहस भी है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की। क्या है ये ड्यूटीज़ और राइट्स का कंसेप्ट, और वल्नरेबल सेक्शन और पावरफुल सेक्शन, यानी कि जो कमज़ोर हैं, जो कमज़ोर तबका है और जो शक्तिशाली तबका है, क्या उसके राइट्स और ड्यूटीज़ भी अलग अलग हैं? क्या उसके कर्तव्य और उसके अधिकार अलग अलग हैं? थोड़ा इस पहेली को थोड़ा हमें देखिए, ऐसा है कि जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ समानता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें राइट्स और ड्यूटीज़ एक तरह से समझी जाती हैं, और असमान समाज जो हैं उनमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ अलग से समझी जाती हैं। तो पहले तो क्योंकि हमारा संविधान समाज समानता की तरफ है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा एक राइट है कि मैं खुलकर अपनी बात पब्लिक डोमेन में रख सकूं, तो बाकी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि मुझे इससे वंचित ना किया जाए। समाज के हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो मुझे ना रोके, और अगर वो रोकता है तो जो सरकार है और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है,
उसको भी ये देखना चाहिए कि मेरा राइट ना रुके, उस पर कोई रोक ना लगाई जाए, मैं खुलेआम बोल सकूं। तो ये ड्यूटी उनकी है। तो हर राइट ड्यूटी के साथ ही आती है, कोई ऐसा राइट है ही नहीं जिसमें ड्यूटीज़ नहीं होती। ये राइट और ड्यूटीज़ का एक बिल्कुल एक ऐसा अंतर संबंध है। बहुत अंतर संबंध है, इनका एक बहुत ही निकट का रिश्ता है। यानी आप कह रहे हैं कि कोई अधिकार अगर आपके पास आएगा तो उसके कर्तव्य अपने आप उसके साथ चले हाँ, आएंगे ही। वो मेरा राइट है तो आपका कर्तव्य है, और अगर आप वही राइट आपके पास है तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो राइट्स और ड्यूटीज़ बिल्कुल ये डिबेट ही एक अजीब सी डिबेट है कि राइट्स पे होना चाहिए, ड्यूटीज़ पे आपने अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया। अगर आप राइट्स पे ध्यान देंगे तो ड्यूटीज़ पे ध्यान देंगे ही। अगर मेरा राइट है कि मैं कहीं जा सकूं, मैं बाहर घूम सकूं, और मैं एक देश के हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकूं, तो बाकी सबका ये ड्यूटी है। स्टेट की तो बहुत ही ड्यूटी है ज़्यादा, कि वो अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करे तो वो वहाँ पर आके उसको रोके कि तुम इसको नहीं रोक सकते, इसका हक है फ्री मूवमेंट का। तो ड्यूटीज़ और राइट्स तो मिली जुली हैं। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं लेकिन जो राइट से अलग है, और ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी सेक्शन में है, लेकिन उनका राइट से ज़्यादा वो ड्यूटीज़ राइट से नहीं निकलती, वो राइट से वो अपने इंडिपेंडेंट हैं। जैसे हम लोगों का एक ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, यानी कि वैज्ञानिक। हाँ, तो अब ये कोई किसी का राइट नहीं है। राइट है कि वो लेकिन वी डोंट हैव अ राइट टू हैव अ साइंटिफिक थिंकिंग, हमारा कोई ऐसा नहीं है। तो अगर हमारे पास ये राइट होता कि हमें साइंटिफिक थिंकिंग हमको मिलनी चाहिए, ये वैज्ञानिक तर्क के आधार पर हाँ, आप तो फिर आप ड्यूटी स्टेट की ड्यूटी होती, बाकी टीचर्स की ड्यूटी होती, लेकिन ऐसा हमारे पास राइट है नहीं। लेकिन ड्यूटी है हमारी। तो कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं, और भी तरह की ड्यूटीज़ हैं, मुझे इतना ख्याल नहीं आ रहा, पर कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो राइट से अलग हैं, और वो ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरा एक ऑपरेशन हुआ, और क्योंकि मेरा पेशेंट का एक राइट है कि जो भी मेरे पर ऑपरेशन करे वो पूरे ध्यान से और एकाग्रता के साथ मेरा ऑपरेशन करे, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, क्योंकि नहीं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो अगर डॉक्टर उस समय ऑपरेशन थिएटर पे ध्यान से नहीं कुछ कर रहा और गलती कर देता है, तो ये उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभाई, मेरे राइट को उसने उसका उल्लंघन कर दिया, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये ड्यूटी और राइट जुड़े हुए हैं। लेकिन अब दूसरा, उसने मेरे को ठीक कर दिया, लेकिन मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं मैं ठीक हुआ हूँ कि नहीं, ये हुआ है। अब मैं ये सोचूं कि वही डॉक्टर जिसने मेरा ऑपरेशन किया है वही आके मेरी सारी मेंटल उलझने हैं वो भी सुलझाए, तो उसकी ड्यूटी नहीं। तो ये ड्यूटी उसकी नहीं है। लेकिन अच्छा होगा कि वो 2-4 बारी, क्योंकि ये एक स्वाभाविक है एंग्जाइटी होना, कि परेशानी पेशेंट्स होना। को जब बहुत बड़ी उनकी सर्जरी होती है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ मानसिक एक चिंताओं से वो घिरे होते हैं, उनको आगे का पता नहीं होता कि वो ठीक होंगे कि नहीं, ठीक भी हो रहे हैं तो उनको इसका एहसास नहीं होता। तो अगर बड़ा डॉक्टर जिसने मेरे ऊपर ऑपरेशन किया है वो मुझे आके थोड़ी सांत्वना दे, थोड़ा मेरे को मेंटली कंफर्टेबल बनाए, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन मैं वो उसकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो अच्छा आदमी बनेगा अगर वो आएगा मेरे पास। तो एक तरह से उसका एक ये उसका कैरेक्टर बताता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर हों जो हमारे को आए, हमारे पास ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा हमारे से प्यार से हमारे को कंफर्ट देने के लिए आएँ। लेकिन हम उनसे ये राइट नहीं, हमारा राइट नहीं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अधिकार और उसकी जिम्मेदारी। तो ये ड्यूटीज़ और हाँ, राइट्स का ये तो ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ड्यूटीज़ इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो राइट से जुड़ी नहीं है। लेकिन हर राइट ड्यूटी से जुड़ा है, ये तो बिल्कुल ही लकीर का फ़कीर है। हाँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई ड्यूटी अलग है और राइट अलग है। सबको जुड़ा हुआ है आपस में। बिल्कुल, राइट्स और ड्यूटीज़ बिल्कुल इंटरट्वाइंड हैं। हाँ, राइट्स और ड्यूटीज़ इंटरमिंगल्ड है। इंटरमिंगल्ड ये भी है, यानी जुड़ा हुआ ये भी है कि आपकी किताबें और आपकी समझ और किताब वाला यूं ही चलता रहेगा।
आपकी और समझ को विस्तृत करने के लिए खूब किताबें पढ़नी चाहिए। हमारा एक नया शो भी आया है किताबी बातें, जिसमें हम रोज़ एक किताब पिक करते हैं और कुछ किस्से आपको सुनाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडीज़ पर kb@talenttalk.com, आपको नीचे यहाँ पे स्टिंग दिख जाएगा उसका, तो उसमें आप अपनी सलाह दें, अपने सुझाव दें। प्रोफेसर भार्गव, ये क्लासरूम का लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दर्शकों के लिए भी इस कई जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हमारे पास समझ बहुत है पर समझ का विभ्रम बहुत है ना? तो उसको भी ये क्लियर करेगा। हमने इसमें लगभग उन सारे विषयों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी किताब के साथ न्याय स्वाभाविक सी बात है 1 घंटे में हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कई सालों में ये किताब तैयार हुई है। तो आपको पहले तो बधाई। इस किताब की बात दोबारा, बिटवीन होप एंड डिस्पेयर 100 एथिकल रिफ्लेक्शंस ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। 699 रुपये की है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पर थोड़े सस्ते में भी आपको सस्ती में मिलेगी, सस्ते में मिल जाएगी, और ये स्टूडेंट्स के पेपर बैक लिए एडिशन भी है। मेरा ख्याल 15-20%, 25% भी कम मिल सकती है। और इसका हिंदी अनुवाद भी आने वाला है राजकमल प्रकाशन से। हाँ, ऐसा मुझे सर बता रहे थे। तो हिंदी के पाठक और दर्शक वर्ग जो हैं वो इस इंटरव्यू को भी देखें और इस किताब को भी पढ़ें। यूँ ही पढ़ते रहें, हमें बताते रहें कि और कौन सी किताबें हम पढ़ सकते हैं, किन पर हम किताबाला कर सकते हैं। ये क्रम यूँ ही चलता रहेगा। और अगर दीपक जी आप लंदन टॉप में मुझे फिर से बुलाएं किसी के लिए, तो मेरी हिंदी भी मचती रहेगी और मैं धीरे धीरे अपनी वापस हिंदी जो मेरी मातृ पितृ भाषा है वो मैं अच्छी करता रहूँगा। मुझे मौका नहीं मिलता ज़्यादा हिंदी में बात करने का, लेकिन आपके शो में आऊँगा तो शायद। अरे बिल्कुल सर, हमारा तो आग्रह ये रहता है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो अपनी अपनी जो उनकी मादरी ज़बान है, जैसे आप तो दिल्ली के हैं, मान लीजिए अगर कोई साउथ इंडिया से है, कोई अलग नॉर्थ के बेल्ट से है, तो वहाँ की भाषा इस्तेमाल करें, हिंदी या जो भी भाषा उनको सुविधा रहती हो, क्योंकि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी या बाकी भाषाओं में बेहतर समझता है। किताबवाला का ये अंक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आलोचना बताएं, जो भी ठीक ठाक लगा उसको बताएं, ताकि उसकी रिपीट, उसकी पुनरावृत्ति हो सके। कैमरे के पीछे थे आलिश, देखते रहिए द लैलेंड टॉप।